हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ इन चेकर्स लाइव। आज हम स्टार्ट करेंगे पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो आपको बेनिफिशियल या हेल्पफुल रहेंगे अगर आप आरएस एग्जाम 2018 का देने जा रहे हैं। तो जो 5 अगस्त 2018 को होने वाला है, एडमिट कार्ड आ चुके हैं, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आरएस के 3 टेस्ट हो चुके हैं, अगर जिसने अभी तक नहीं किए हैं वो टेस्ट दे सकते हैं। एंड थर्ड थिंग इज़ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करो। जब आप इस वीडियो को फुल स्क्रीन पर देखेंगे, नीचे की तरफ राइट साइड में देखना, राइट कॉर्नर में एक रेड कलर का आइकॉन दिखेगा, उसको प्रेस कर देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। उसके बाद आप बेल आइकन प्रेस करेंगे। बेल आइकन जब तक रिंग की शेप में नहीं आता तब तक उसको प्रेस करते रहिए, अदरवाइज यू विल नॉट गेट दी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन फ्रॉम द चेकर्स लाइव। ठीक है, अब हम चलते हैं पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की तरफ, जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड भी हैं और मैंने आपके सिलेबस के अंदर से ही एमसीक्यूज़ बनाए हैं। जो सिलेबस मेंशन है वहीं से एमसीक्यूज़ हैं, मैंने थोड़ा देखे हैं और मोस्टली वही हैं जो बार बार किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रिपीट हुआ है। ओके, तो अभी हम चलते हैं। और कोई भी अगर आपकी एक प्रॉब्लम हो, क्वेरी हो, कोई भी अभी लास्ट टाइम की कोई सजेशन हो आपको, तो आप मेरे को आरएस 2018 जो आप हमारा फेसबुक पेज है या फिर आपका व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे आप मेरे को कमेंट कर देना, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, उससे डायरेक्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड थर्ड थिंग इज़ दैट कि जिसके पास ये नहीं है तो टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे चेकर्स लाइव के नाम से हमने हमारा एक ग्रुप बनाया हुआ है। ओके, तो प्लीज़ आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। और जिसको नहीं मिल रहा है वो कमेंट कर देना, उसको लिंक प्रोवाइड करवा देंगे, डायरेक्ट आप लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, अभी हम चलते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू अबाउट द कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कैग के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। फर्स्ट स्टेटमेंट है ही इज़ द हेड ऑफ द इंडियन अकाउंटिंग एंड अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, ये बात सही है। नेक्स्ट इज़ ही अडॉप्ट्स द ऑडिट्स दी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली, इसने अकाउंट बोला है सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं, इस लेकिन जो कैग होता है वो स्टेट गवर्नमेंट के भी करता है। तो बी स्टेटमेंट हमको पढ़ते ही दिख गई कि बी गलत है। सी है इज़ द गार्जियन ऑफ पब्लिक फंड या पब्लिक पर्स, यस। डी इज़ द कॉम्प्ट्रोलर कैग ऑफ इंडिया समराइज जनरल ऑडिटर, उसको जनरल ऑडिटर की समरी दी समराइज किया जाता है उसको, ये बात बिल्कुल ठीक है। चारों स्टेटमेंट में से अभी जो बेसिकली जो गलत है वो आपकी बी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी। नेक्स्ट इज हाउ लॉन्ग इज द टेन्योर ऑफ द कैग ऑफ जनरल ऑफ इंडिया, मतलब कैग का टेन्योर कितना होता है, 6 साल का होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए। आपको बी सी डी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आपको अगर आंसर पता है तो आप डायरेक्टली लगा दोगे। नेक्स्ट इज हु डिटरमाइंस द सैलरी अलाउंसेस एंड अदर टर्म्स ऑफ सर्विसेज ऑफ कैग, कैग की जो जनरल जो आपका कैग है उसकी सैलरीज अलाउंसेस या कोई भी अगर टर्म्स ऑफ सर्विस है वो कौन डिटरमाइन करता है, ए बी सी डी, प्राइम मिनिस्टर, फिनांस मिनिस्टर, पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट। देखो पार्लियामेंट ही डिटरमाइन करेगी और किसी के हाथ में कोई भी ऐसी पावर नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी। नेक्स्ट इज विच मिनिस्ट्री एंड अथॉरिटी हैज़ अ राइट टू रिमूव द इनकॉम्पिटेंट, इनएफिशिएंट एंड अनप्रोडक्टिव ऑल इंडिया सर्विस ऑफिसर्स आफ्टर 15 ईयर्स ऑफ सर्विस। तो आपके किसके अंडर आता है ये, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रेवियांसेस एंड पेंशंस। तो ये मिनिस्ट्री का नया नाम भी है, वैसे भी पूछ सकते हैं कि नया नाम क्या हुआ है, तो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल ग्रीवियांसेस पब्लिक ग्रेवियांसेस एंड पेंशंस। तो ये है आपकी मिनिस्ट्री 15 साल की सर्विस के बाद अगर उनको लगता है कि इनकॉम्पिटेंट है या फिर इनएफिशिएंट है, तो ये मिनिस्ट्री अथॉरिटी, इसके पास अथॉरिटी होती है कि वो आपको अनप्रोडक्टिव जो जितने भी सिविल सर्विसेज हैं उसको रिमूव कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट इज विच हैव द राइट टू स्टार्ट इन इंडियन सर्विस, इंडियन सर्विस को स्टार्ट करने का राइट किसके पास है। मोस्ट मैं कहती हूँ रिपीटेड क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, क्योंकि बच्चे इसमें लोकसभा या पार्लियामेंट लगा के आते हैं, बट इसका आंसर है राज्यसभा। प्लीज़ इसको नोट कर लेना, इसका राइट टू स्टार्ट एन इंडियन सर्विस इज राज्यसभा। किसके पास है इतनी पावर, राज्यसभा के पास। नेक्स्ट इज इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज अ प्रोविजन ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एंड यूपीएससी। ठीक है, यूपीएससी या फिर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का प्रोविजन कौन से पार्ट के अंदर है, कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट, दैट इज 14th पार्ट के अंदर है। 14th पार्ट के स्पेशली मेंशन किया हुआ है आपका स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूपीएससी, तो प्लीज़ इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट इज चेयरमैन एंड द मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन इज रेजिग्नेशन किसको देते हैं, जो एसपीएससी के होते हैं आपके जितने भी मेंबर्स होते हैं वो किस। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप मेरे को पहले ये बताएंगे कमेंट करके कि चेयरमैन या मेंबर ऑफ जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के होते हैं उनको अपॉइंट कौन करता है। इनको चलो रेजिग्नेशन तो इनको, इसका आंसर प्रेसिडेंट है, ए इसका आंसर है कि प्रेसिडेंट को रिज़ाइन करते हैं आपके स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स या फिर चेयरमैन, लेकिन उनको अपॉइंट कौन करता है यह आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि दोनों क्वेश्चन में ये दोनों चीज़ें इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है और जो आपके आरएस के एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, क्योंकि नए नए चेयरमैन अभी अपॉइंट हुए हैं। तो ठीक है, तो प्लीज़ ये वाला क्वेश्चन ज़रूर कर लेना कि चेयरमैन
चेयरमैन को कौन अपॉइंट करता है और कौन नया चेयरमैन बना, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इज जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। NHRC जो है उसके लिए उसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। इट वॉज एस्टैब्लिश्ड ऑन 1993, दैट इज करेक्ट। इन द केसेस ऑफ ह्यूमन राइट वायलेशन द कमीशन हैज़ नो राइट टू पनिश द कल्प्रिट। सी ऑप्शन क्या है आपका, द चेयरमैन एंड द मेंबर्स ऑफ द कमीशन आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। नहीं, ये गलत है, प्रेसिडेंट अपॉइंट नहीं करता, एक कमेटी होती है, कुछ एक मेंबर्स होते हैं वो उसको अपॉइंट करते हैं। और दूसरा जो आपकी है दैट इज आपका जो दूसरी स्टेटमेंट है मैंने जान करके दिया, हैज़ नो राइट टू पनिश द कल्प्रिट। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, उनको अब प्रेसिडेंट अपॉइंट नहीं करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट इज व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द चेयरमैन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। इसका आंसर है कि 5 साल तक, लेकिन उसमें एज है वो 70 ईयर्स तक दी होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, डी ऑप्शन आपको दिख रहा है कि 5 साल तक रखते हैं या फिर उनकी एज 70 तक हो जाए। NHRC में ही आपकी एज 70 तक है, तो प्लीज़ इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। इट वॉज एस्टैब्लिश थ्रू ऑफिशियल गैजेटेड नोटिफिकेशन। एंड डी आर्टिकल 79 गलत है, सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन के लिए नहीं है। तो ऊपर वाली तीनों चीज़ें क्या हो जाएंगी, करेक्ट हो जाएंगी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। इंडिपेंडेंट बॉडी है, येस इट इज़ एन इंडिपेंडेंट बॉडी। नेक्स्ट थर्ड इज ऑफिशियल गैजेट नोटिफिकेशन के थ्रू एस्टैब्लिश हुई थी, दैट इज़ अ करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट इज हाउ मेनी मेंबर्स इंक्लूडिंग द चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर। इसके अलावा 10 मेंबर्स होते हैं, आंसर आ जाएगा ए। इसको तो डायरेक्टली आप बता सकते हो। नेक्स्ट इज सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन फॉल्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। पर्सनल और ट्रेनिंग के अंदर ही CISC आता है आपका। नेक्स्ट इज हु अपॉइंट्स द स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर। स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर को कौन अपॉइंट करता है, देखो एक कमेटी होती है जिसके अंदर चीफ मिनिस्टर होता है, लीडर ऑफ अपोजिशन होता है असेंबली का, और कैबिनेट मिनिस्टर होता है जो चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करता है। और सेम यही जो अपना सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर होता है उसके लिए ऐसी सेम कमेटी होती है, PM होता है, उसमें लीडर ऑफ अपोजिशन होता है, किसका, लोकसभा का। ठीक है, तो प्लीज़ इसको नोट कर लेना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये पूछ सकते हैं आपसे, लेकिन स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है RS के एग्जाम को लेकर। नेक्स्ट इज which article states that each state have an advocate general। आर्टिकल 165 में साफ साफ लिखा हुआ है हर स्टेट के पास एडवोकेट जनरल होना चाहिए, तो ये इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट इज हु इज ऑथराइज टू डिसाइड द डिस्प्यूट रिगार्डिंग द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। यहाँ पे सब बच्चे स्पीकर लगा के आते हैं, इसका आंसर है सी, दैट इज प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट डिटरमाइन करेगा डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ मेंबर ऑफ अ पार्लियामेंट। ठीक है, नेक्स्ट इज विच फेमस केस इन्वॉल्व इन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज केशवानंदा भारती केस वर्सेज स्टेट ऑफ केरला। 1973 में ये हुआ था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि बेसिक स्ट्रक्चर है, नामक चीज़ है जिसको आप अमेंड नहीं कर सकते हो, बाकी आप सब कुछ अमेंड कर सकते हो। इवन आर्टिकल 368 को आप अमेंड कर सकते हो पार्लियामेंट। ठीक है, तो ये किसने बताया था, सुप्रीम कोर्ट ने। नेक्स्ट इज द फीचर ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम विच कंट्री। मतलब कॉन्करेंट लिस्ट में जो कॉन्स्टिट्यूशन में है वो जो अपना प्राविधान है उसको हमने किस कंट्री से बोरो किया, किस कंट्री से कॉपी, मैं तो कॉपी करना ही कहती हूँ, किस कंट्री से लिया है, वो अपना ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से हमने कॉन्करेंट लिस्ट ली है। नेक्स्ट इज द फीचर ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर फॉल्स। पहली स्टेटमेंट और सब स्टेटमेंट को ध्यान से सुनिएगा। पहला, फॉर क्वालिफाइंग टू द लोकसभा ए पर्सन मस्ट बी एटलीस्ट 25 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, ये आपका बताना है आपको, ये सही है गलत है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। 25 ईयर्स एज होनी चाहिए आपकी इलेक्शन अगर आपको जो लोकसभा के लिए क्वालिफाई करना है तो। नेक्स्ट इज A person can be a member of both लोकसभा एंड राज्यसभा एट द सेम टाइम। नो, इट इज़ नॉट करेक्ट। आपको एक सीट खाली करनी पड़ती है, एक सीट वैकेट करनी पड़ती है। नेक्स्ट इज अ पर्सन बिलोंगिंग टू द शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कैन कंटेस्ट इलेक्शन फ्रॉम अ जनरल सीट ऑल्सो। येस, उसके पास वो रिजर्व सीट के अलावा जनरल सीट पे भी इलेक्शन लड़ सकते हैं, ये बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट इज इफ अ मेंबर ऑफ आइदर ऑफ हाउसेज वोट्स अगेंस्ट द डायरेक्शन गिवन बाय दिस पार्टी ही कैन बी डीम्ड टू डिस्क्वालिफाइड। येस, इसको ये आपका 10 शेड्यूल में साफ साफ लिखा हुआ है, अगर आप किसी पार्टी से हैं और आपके उसके अगेंस्ट आप वोट कर रहे हैं या उसकी डायरेक्शंस के अगेंस्ट आप चल रहे हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। और इसका आंसर फिर क्या हो जाएगा, 2। इसमें 2 सही नहीं है, बाकी सारे स्टेटमेंट हैं वो सही है। नेक्स्ट इज द व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ वर्ड क्वारम। क्वारम क्या होता है, देखो क्वारम वो चीज़ होती है कि जिसके अलावा एक लिमिट होती है, उससे ऊपर या उससे कम आप कभी भी कोई नॉर्मल बिजनेस नहीं चला सकते, ट्रांजैक्ट नहीं कर सकते, हाउस को नहीं चला सकते हो। तो दैट इज मतलब मिनिमम मेंबर कितने चाहिए होते हैं आपको एक बिजनेस चलाने के लिए, जो किसका बिजनेस, पार्लियामेंट का। तो दैट इज ए, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट
ट्रू अबाउट द कंडीशंस ऑफ अ गवर्नर ऑफिस। गवर्नर ऑफिस की आपको वैसे मैंने ये आरएच के टेस्ट में भी दिया था, सेम टू सेम क्वेश्चन। एक गवर्नर है साइमल्टेनियसली फंक्शन करता है मेंबर ऑफ लोकसभा और राज्यसभा और स्टेट लेजिस्लेचर वाइल डिस्चार्जिंग दिस ड्यूटी एज अ गवर्नर ऑफ स्टेट। नहीं, लेकिन ये गलत है, बिल्कुल पहली स्टेटमेंट ही गलत है। नेक्स्ट इज गवर्नर होल्ड नहीं करना चाहिए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ये बात सही है। इस सेम कैन बी अपॉइंट एज द नवंबर ऑफ 2 और गवर्नर ऑफ 2 और मोर स्टेट, यस ये बात ठीक है। गवर्नर हैज़ पर्सनल इम्यूनिटी फ्रॉम द लीगल, ये भी बिल्कुल ठीक है। 2, 3, 4 ठीक है और फर्स्ट गलत है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 1 ओनली। नेक्स्ट इज हु अमंग द फॉलोइंग एडमिनिस्टर्स द ग्रोथ ऑफ गवर्नर, ऑफिस ऑफ गवर्नर। देखो गवर्नर की और कौन एडमिनिस्टर करता है, दैट इज चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न स्टेट हाई कोर्ट। अगर वो एब्सेंट होता है तो मोस्ट जो सीनियर आपका हाई कोर्ट का जज होता है वो करता है। नेक्स्ट इज विच आर्टिकल स्टेट्स दैट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। आर्टिकल 164 में साफ साफ ये बात लिखी हुई है, ठीक है। तो और ये लोकसभा के वाले जो आपका आर्टिकल 72 और 73 है, ये भी आप नोट कर लेना। नेक्स्ट इज प्रेजेंटली हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स हैव ए बाई कैमरल लेजिस्लेचर। 6 स्टेट के पास हमारे पास बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, और कौन सी स्टेट के पास है ये आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे, ओके। नेक्स्ट इज सपोज द लेजिस्लेटिव असेंबली डिजॉल्व, आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली डिजॉल्व हो गई, एंड सपोज अ बिल इज पास्ड बाय अ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड ऑल्सो लेजिस्लेटिव काउंसिल एट द सेम टाइम ऑफ रेजोल्यूशन वोटिंग फॉर गवर्नर्स प्रेसिडेंट। अगर गवर्नर या प्रेसिडेंट के एक्सेंट के लिए बचा हुआ है, दोनों ने पास कर दिया, तब क्या होगा, तब वो बिल लैप्स नहीं होगा। ये बात ध्यान रखना, वो बिल कभी भी लैप्स नहीं होगा, ओके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी। नेक्स्ट ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं आपसे। नेक्स्ट इज व्हाट डज द टर्म जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू का क्या मतलब है। देखो भाई, सुप्रीम कोर्ट को पूरा हक है क्या करने का, एग्जामिन करने का। कोई भी अगर आपकी लेजिस्लेटिव मतलब कोई भी आपका पार्लियामेंट ने लॉ बनाया है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर दिया है सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में कि भाई वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत सही है या गलत है, मतलब कि वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखी हुई चीज़ें हैं उनके अकॉर्डिंग है या वो नहीं है, या उनको वॉयलेट कर रहा है किसी प्रिंसिपल को, तो इसको देख रेख रखना, दैट इज़ जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपकी कोई भी अगर फॉर एग्जांपल स्कूल में आपका क्लास में मॉनिटर का क्या काम होता है कि वो क्लास ढंग से चल रही है या नहीं चल रही है, तो दैट इज़ अ सुप्रीम कोर्ट का जुडिशियल रिव्यू, ओके। वो आपको मॉनिटर बताता भी है कि भाई ये काम ठीक नहीं है, ये काम इस लॉ के अंडर नहीं है, इस लॉ के अंडर नहीं, तो कौन बताता है, ये सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट को बताता है, तो इसको क्या बोलते हैं, जुडिशियल रिव्यू। नेक्स्ट इज विच कैग केम टू लाइमलाइट फॉर हिज एक्सपोजर ऑफ 2G स्कैम कॉमनवेल्थ गेम्स। कॉमनवेल्थ गेम और 2G स्कैम कौन लेके आया, विनोद राय लेके आए थे। आपको पता है कि कांग्रेस की धज्जियाँ उड़ा दी थी विनोद राय ने, तो इनका नाम कैग को अगर किसी नाम से, मतलब इन्हीं के बाद से कैग को जाने लगे कि कैग नामक चीज़ भी कोई ना कोई होती है, ठीक है। तो विनोद राय का नाम है, तो प्लीज इसको नोट कर लें। नेक्स्ट इज चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट डिसाइड ऑन केसेस विच इज पनिशेबल अप टू 7 साल की सजा तक, कि आपका चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है जो कोर्ट है वो डिसाइड कर सकते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी। नेक्स्ट इज हु वाज द फर्स्ट कैग ऑफ इंडिया, ये आपको याद होना चाहिए और पता भी होना चाहिए, ये दैट इज नरहरहारी राव। इसका नाम क्या हो जाएगा, वी नरहरहारी राव। इसका आंसर क्या है, ए, तो प्लीज़ इसको नोट कर लेना। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कॉर्पोरेशन इज फुली ऑडिटेड बाय कैग ऑफ इंडिया। एयर इंडिया को पूरी तरह ऑडिट करने वाले कौन है, कैग। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को नहीं करते पूरी तरह, फुली ऑडिटेड की बात की गई है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हेन वाज द इलेक्शन कमीशन फॉर्म, 1950 में बना था, 1951 और 52 में आपके जनरल इलेक्शन हुए थे। नेक्स्ट इज फॉर द इलेक्शन कमीशन एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल हु एक्ट्स द डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है वो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर होता है आपका, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये बात की जा रही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टैंडिंग कमिटी। स्टैंडिंग पब्लिक अकाउंट कमेटी है, एथिक्स कमेटी भी है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी भी है, बट रेलवे कन्वेंशन कमेटी स्टैंडिंग कमेटी इसके अंदर नहीं आती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और ट्रू कौन सा है या फिर बेसिकली ट्रू नहीं है, मैंने आपको नोट ट्रू दिया है यहाँ पे। नेक्स्ट इज अ पार्लियामेंट्री कमिटी इज अपॉइंटेड और इलेक्टेड इधर बाय लोकसभा और राज्यसभा और नॉमिनेटेड बाय द स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ये बात बिल्कुल ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट इज पार्लियामेंट्री कमेटी वर्क्स अंडर द डायरेक्शन ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा और चेयरमैन ऑफ, ये बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट इज पार्लियामेंट्री कमिटीज वन विच प्रेजेंट्स इज रिपोर्ट टू आइदर लोकसभा और राज्यसभा, ये भी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट इज पार्लियामेंट्री कमेटी हैज अ सेक्रेटेरिएट प्रोवाइडेड बाय द लोकसभा। इसमें सारे ऑप्शन सही है, कोई भी गलत नहीं है, तो इसमें आ जाएगा ऑल आर ट्रू। नेक्स्ट इज हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, ठीक है। इसमें है ए कमिटी वॉज सेटअप इन 1921। सेकेंड स्टेटमेंट है द मेन फंक्शन इज टू ऑडिट द एनुअल रिपोर्ट्स ऑफ कैग। Next is it consists of 15 members of Lok Sabha and 7 members of Rajya Sabha.
टर्म कितना है पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन का, दैट इज़ 1 ईयर। तो प्लीज़ इसको नोट कर लेना। इसमें आपको बताना है कि नोट ट्रू, बट इसमें सभी के सभी ट्रू हैं आपके, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4। नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग रोल्स फंक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी आर नॉट अंडर द परव्यू ऑफ फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन के अंडर क्या नहीं है। प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस का शेयर्स है, सेंटर और स्टेट के बीच में है, ये भी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट इज रिकमेंडिंग प्रिंसिपल फॉर ग्रांट्स इन एड, यस ये भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। नेक्स्ट इज रिकमेंडेशन और मैटर रेफर्ड बाय द प्रेसिडेंट और फॉर द इंटरेस्ट ऑफ साइन फाइनेंस, ये भी बिल्कुल ठीक है। एंड नेक्स्ट इज प्रिपरेशन एंड पीरियडिकल रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, ये तो इलेक्शन कमीशन करता है, तो इसका आंसर क्या है 4, ठीक है। नेक्स्ट इज द 13th फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया हुज चेयरमैन वाज विजय केलकर, और विजय केलकर कमेटी जो बनी थी उन्होंने सेंट्रल टैक्स रेवेन्यू का शेयरिंग सेंटर और स्टेट का कितना बताया था, 32% तक का बताया था। इसको नोट कर लेना, ये बहुत बार पूछा गया आंसर। नेक्स्ट इज which is the oldest known system designated या designed for the redressal of citizens grievances, that is ombudsman इसको बोलते हैं, ombudsman सिस्टम है ये, इसी के बेसिस पे हमारा लोकपाल और लोकायुक्त बना है। नेक्स्ट इज which was the first Indian state to establish the institution of लोकायुक्ता, that is महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने सबसे पहले लोकायुक्ता का निर्माण किया था। नेक्स्ट इज when did the लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट केम इनटू द फोर्स, जनवरी 2013 में आया था। अन्ना हजारे का जो मूवमेंट था उसके बाद ये पास किया गया था कांग्रेस सरकार के द्वारा। नेक्स्ट इज हु अपॉइंट्स द लोकायुक्त एंड उपलोकायुक्त, ये आपका गवर्नर का अपॉइंट करता है, इसको भी नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज हु डेजिग्नेटेड द फर्स्ट इंडियन वोटिंग मशीन, फर्स्ट इंडियन वोटिंग मशीन, ये क्वेश्चन मेरे को आपसे पूछना था बट मैं इसका आंसर बता देती हूँ। एम.बी. हनीफा ने पहली बार डिज़ाइन किया था इंडियन वोटिंग मशीन को, तो प्लीज़ नोट कर लेना। नेक्स्ट इज विच वाज द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू गो फॉर इंटरनेट वोटिंग, इंटरनेट वोटिंग सबसे पहली बार गुजरात में हुई है, ये बात भी नोट कर लेना। नेक्स्ट इज विच इज़ द लार्जेस्ट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी इन जनरल इलेक्शन बाय एरिया। 4 आपको चीज़ें दिख रही है, लद्दाख, बाड़मेर, अरुणाचल वेस्ट की बात करी जा रही है, दिल्ली सदर, तो यहाँ पे लद्दाख सबसे बड़ी है, तो लद्दाख कॉन्स्टिट्यूंसी जनरल इलेक्शन बाय एरिया के लिए सबसे बड़ी हो जाएगी, ठीक है। ये आपके थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसके अलावा अगर मेरे को टाइम मिला तो मैं आपको दूसरे क्वेश्चन भी पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। और इसी तरीके से तैयारी करते रहिए, हमेशा मोटिवेटेड रहिए, और अपना आर एस एग्ज़ाम के लिए हमेशा पॉजिटिव होके जाइएगा, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जाइएगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग कम से कम करने की कोशिश करिएगा। और बाकी मैं आपके लिए एक ऐसा वीडियो प्रिपेयर कर ही दूँगी कि किस तरीके से आपको MCQs हैं वो नेगेटिव मार्किंग कैसे कम करनी है अपनी। एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।